तो इस कहानी की शुरुआत एक पारंपरिक जापानी घर से होती है, जिसके चारों ओर साफ पानी और खूबसूरत प्रकृति फैली हुई है। फिर हमें घर के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ एक छोटा लड़का मिनाटो अपने दादाजी के पीछे पीछे चल रहा होता है और उसके हाथ में एक बर्तन होता है। दोनों एक खास कमरे में पहुंचते हैं, जहाँ दादाजी उससे कहते हैं कि वह बर्तन वहाँ रख दे। इसके बाद वे मिनाटो को कुछ स्नैक्स देते हैं और उन्हें सामने रखने के लिए कहते हैं। जैसे ही मिनाटो स्नैक्स रखता है, कमरे के पीछे एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वह अचानक मुड़ती है, मानो उसे खाने की खुशबू आ गई हो। वह तेजी से मिनाटो की ओर दौड़ती है। मिनाटो उसे देखकर चौंक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वह लड़की स्नैक्स उठाकर गायब हो जाती है। तभी वह पीछे मुड़कर मिनाटो को एक प्यारी सी मुस्कान देती है और हवा में विलीन हो जाती है। ये देखकर मिनाटो डर जाता है और उसे लगता है कि वह कोई भूत है। जब वह अपने दादाजी से इसके बारे में पूछता है तो वे बताते हैं कि उसके पास एक विशेष शक्ति है, जिसकी मदद से वह ऐसी चीजें देख सकता है जिन्हें सामान्य लोग नहीं देख सकते। दादाजी बताते हैं कि वह लड़की एक शांत आत्मा है जो बहुत समय से इस घर में रह रही है। समय बीत जाता है और अब मिनाटो बड़ा हो चुका है। वह अपने दादाजी से दूर एक पुराने घर में रहने आता है, जो उसके किसी रिश्तेदार का है। रास्ते में एक आदमी उसे देखता है और सोचता है कि उनके इलाके में रहने के लिए कोई नया इंसान आया है। जब मिनाटो अपने नए घर के सामने पहुंचता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है कि घर काफी बड़ा है, लेकिन घर के अंदर से एक अजीब और डरावा माहौल महसूस हो रहा होता है, जिससे वह असहज महसूस करता है। फिर भी वह हिम्मत करके दरवाजा खोलता है और जैसे ही अंदर प्रवेश करता है, घर का सारा नकारात्मक प्रभाव गायब हो जाता है। इसके बाद वह अपने हाथ में पकड़े हुए नोट को देखता है। नोट पर लिखा हुआ सारा टेक्स्ट धीरे धीरे गायब होने लगता है। तभी तेज हवा चलती है और वह नोट उड़कर दूर एक पुराने मंदिर के पास जा गिरता है। वहां पहुंचकर उस पर बचा हुआ टेक्स्ट भी मिट जाता है। अचानक मंदिर के नीचे दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि कोई शक्तिशाली अस्तित्व जाग चुका है। दूसरी तरफ मिनाटो वापस घर आकर सफाई में लग जाता है। काम करते समय वह अपनी माँ से भी बातें करता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी अच्छी जगह पर बना इतना बड़ा घर किसी ने खरीदा क्यों नहीं। उसकी माँ बताती है कि पहले भी कई लोग यह घर देखने आए थे, लेकिन किसी को भी यह पसंद नहीं आया और वे बिना किसी कारण बताए चले गए। ये बात मिनाटो को अजीब लगती है, लेकिन वह इसे ज्यादा महत्व नहीं देता और अपने काम में लग जाता है। कुछ समय बाद वह पूरे घर की सफाई पूरी कर देता है और घर बिल्कुल नया जैसा चमकने लगता है। जब वह बगीचे में जाता है तो उसे कुछ अजीब फूल दिखाई देते हैं। उसे याद नहीं होता कि वह उन्हें कब लाया था। तभी झाड़ियों में उसे एक रहस्यमय जीव दिखाई देता है जो छिपकर उसे देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद माली वहां आता है और बगीचे के पौधों के बारे में पूछता है। वह जानना चाहता है कि नए फूल कहाँ लगाने हैं। मिनाटो कहता है कि वह यहाँ कुछ समय के लिए ही रहने वाला है, इसलिए नए फूल लगाने की जरूरत नहीं है। माली उसकी बात मान जाता है, लेकिन तभी अचानक उसके कंधे पर काली ऊर्जा जैसी कोई चीज दिखाई देती है। इसके कारण उसे दर्द होने लगता है। मिनाटो उसकी मदद करने की कोशिश करता है। उसी समय तेज हवा चलती है और मिनाटो का एक नोट उड़कर माली के कंधे को छू लेता है। जैसे ही ऐसा होता है, वह काली ऊर्जा तुरंत गायब हो जाती है और माली को बहुत राहत महसूस होती है। वह खुशी से कहता है, वाह, अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मेरी सारी थकान एक झटके में खत्म हो गई। मिनाटो यह देखकर खुश हो जाता है, लेकिन जब वह अपने नोट को देखता है तो पाता है कि उस पर लिखा हुआ सब कुछ गायब हो चुका है। इसके बाद मिनाटो घर में कुछ जड़ी बूटियां देखता है और माली से पूछता है कि क्या वह उन्हें लेकर आया था। माली साफ मना कर देता है और कहता है कि वह अपने साथ कोई अतिरिक्त सामान नहीं लाया। यह सुनकर मिनाटो और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। अगली सुबह जब वह बाहर निकलता है तो अपने दरवाजे के सामने बहुत सारी रास्पबेरी रखी हुई देखता है। वह हैरान हो जाता है कि इन्हें यहाँ कौन छोड़ गया। तभी उसे एक परिचित आभा महसूस होती है और उसे अपने बचपन की वह छोटी आत्मा याद आ जाती है। उसे एहसास होता है कि कोई रहस्यमयी जीव लगातार उसे ये उपहार दे रहा है। वह सोचता है कि उसे भी उस जीव का धन्यवाद करना चाहिए, इसलिए वह बाजार जाता है, बहुत सारा सामान और कुछ मिठाइयां खरीदता है और वापस घर आ जाता है। जैसे ही वह सारे सामान को सामने रखता है, तभी उसके सामने एक रहस्यमयी लोमड़ी प्रकट होती है, जो खाने की खुशबू से आकर्षित होकर वहां आई होती है। लेकिन मिनाटो उस रहस्यमयी लोमड़ी को देखकर काफी हैरान हो जाता है। उसका नाम यामागामी होता है। यामागामी उससे पूछता है कि वह इतना परेशान क्यों दिख रहा है। मिनाटो बताता है कि वह उसकी हालत देखकर उसके लिए सहानुभूति महसूस कर रहा है। इसके बाद यामागामी वह सारा खाना खाने लगता है जो मिनाटो उसके लिए लाया था। वह बड़े स्वाद से सब कुछ खाता है। मिनाटो उसे वाइन भी देता है, लेकिन यामागामी मना कर देता है और केवल पानी मांगता है। वह बताता है कि उसकी शक्तियां अब भी कमजोर हैं, इसलिए वह शराब सहन नहीं कर सकता। मिनाटो उसे पानी देता है और यामागामी उसे ऐसे पीता है जैसे कोई शुद्ध प्राकृतिक झरने का पानी पी रहा हो। फिर वह मिनाटो को धन्यवाद देता है और कहता है कि उसने उसकी जान बचाई है। मिनाटो को यह बात समझ नहीं आती। तब यामागामी उसे बताता है कि जब वह इस घर में आया था, तब उसकी मौजूदगी से कई दुष्ट आत्माएं नष्ट हो गईं, जो उसकी शक्तियों को कमजोर कर रही थीं। उन्हीं आत्माओं के कारण वह लंबे समय से फंसा हुआ था। फिर यामागामी बताता है कि मिनाटो की लिखावट में विशेष शक्तियां हैं। जब वह कुछ लिखता है तो उसकी लिखी हुई चीजें दुष्ट आत्माओं को खत्म कर सकती हैं। अब मिनाटो को समझ आने लगता है कि उसकी लिखी हुई बातें बार बार गायब क्यों हो जाती हैं। कुछ समय बाद वही माली अपना सामान लेने वापस आता है। मिनाटो उसे देखकर हैरान हो जाता है। यामागामी उसे समझाता है कि उसकी लिखावट में वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति मौजूद है। मिनाटो अपने हाथ से लिखी हुई कुछ और पर्चियां यामागामी को दिखाता है। यामागामी उसे सलाह देता है कि वह उन पर्चियों को पूरे घर में लगा दे। जैसे ही मिनाटो ऐसा करता है, सभी पर्चियां चमकने लगती हैं और पूरे घर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बन जाता है। ये देखकर मिनाटो बहुत हैरान होता है। यामागामी उसे बताता है कि अभ्यास करके वह और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। कुछ समय बाद यामागामी फिर से मिनाटो के पास आता है और मिठाइयों का आनंद ले रहा होता है। फिर वह अपनी उपचार शक्ति दिखाता है। उसका शरीर
शरीर तेज रोशनी से चमकने लगता है, लेकिन मिनाटो उस चमक को ठीक से नहीं देख पाता, इसलिए यामागामी अपनी रोशनी थोड़ी कम कर देता है। इसी दौरान हमें एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसका नाम हरामा है। उस पर दो दुष्ट आत्माएं हमला कर रही होती हैं। हरामा कुछ मंत्र बोलता है और उसके चारों ओर नीले रंग का एक सुरक्षात्मक घेरा बन जाता है। ये देखकर आत्माएं वहां से भाग जाती हैं। हरामा उनका पीछा करता है ताकि वे किसी और को नुकसान न पहुंचा सकें, लेकिन भागते हुए उनमें से एक आत्मा मिनाटो से टकरा जाती है और तुरंत नष्ट हो जाती है। उसके नष्ट होने पर एक चमकदार गोला नीचे गिरता है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। उधर मिनाटो देखता है कि उसकी लिखावट फिर से गायब हो गई है। अब वह इस बात से काफी परेशान हो चुका है कि जो भी वह लिखता है वह अपने आप मिट जाता है। तभी हरामा उससे पूछता है कि क्या उसे कूड़े के बैग चाहिए। मिनाटो को याद आता है कि वह वास्तव में इन्हीं बैगों को खरीदने बाजार जा रहा था। वह हरामा को धन्यवाद कहकर बाजार चला जाता है। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि यामागामी ने अपनी जादुई शक्तियों से पूरे बगीचे को एक ही पल में साफ कर दिया है। अब बगीचा पहले से कहीं ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा होता है। मिनाटो उसका धन्यवाद करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि यामागामी पहले से थोड़ा छोटा हो गया है। अगली बार जब वह उससे मिलता है तो यामागामी और भी छोटा दिखाई देता है और उसके साथ 3 अन्य जानवर भी होते हैं। यामागामी बताता है कि वे तीनों उसके परिचित आत्मिक साथी हैं। मिनाटो उन सभी को मिठाइयां देता है और वे खुशी खुशी खाने लगते हैं। कुछ समय बाद यामागामी फिर से अपने सामान्य आकार में लौट आता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा वापस आ चुकी होती है। शाम को हरामा मिनाटो के घर आता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है। उसे घर के अंदर किसी बहुत शक्तिशाली उपस्थिति का एहसास हो रहा होता है। अंदर आने के बाद हरामा बताता है कि वह सरकार के लिए काम करने वाला एक पेशेवर भूत प्रेत निष्कासक एक्सॉर्सिस्ट है। फिर वह मिनाटो को दुष्ट आत्माओं के बारे में समझाने लगता है और बताता है कि उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद वह मिनाटो से पूछता है कि क्या वह उसके लिए ऐसा ताबीज बना सकता है जिसमें उसकी शक्तियां मौजूद हों। मिनाटो कहता है कि उसे ताबीज बनाना नहीं आता। तभी यामागामी बीच में बोलता है और मजाकिया अंदाज में कहता है कि बस एक और शॉपिंग लिस्ट लिख दो। मिनाटो को लगता है कि यामागामी मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी वह कागज पर चीजें लिखना शुरू कर देता है, जैसे टॉयलेट पेपर, इंस्टेंट नूडल्स और टिश्यू पेपर। ये देखकर हरामा सोचता है कि उसने तो ताबीज मांगा था, शॉपिंग लिस्ट नहीं। लेकिन जैसे ही वह उस लिस्ट को हाथ में लेता है, उसे उसके भीतर से एक अजीब और शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होती है। उधर मिनाटो को अचानक काफी थकान महसूस होने लगती है। तब यामागामी उसे बताता है कि उसने अभी अभी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग किया है, इसलिए उसके शरीर को थकान महसूस हो रही है। वह उसकी मदद के बदले उसे पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन मिनाटो पहले तो पैसे लेने से मना कर देता है। वह कहता है नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हरामा उसे समझाता है कि वह सिर्फ उसकी शक्तियों और मेहनत की सही कीमत देना चाहता है। यह सुनकर मिनाटो आखिरकार पैसे स्वीकार कर लेता है। जाने से पहले मिनाटो हरामा के हाथ पर एक विशेष चिन्ह बना देता है और कहता है कि यह उसके काम में मदद करेगा। तभी हरामा को एक जरूरी कॉल आती है और वह तुरंत वहां से निकल जाता है। जब वह बताए गए स्थान पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके साथी एक बेहद खतरनाक दुष्ट आत्मा से घिरे हुए हैं। ऐसी आत्मा उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होती। हरामा बिना डरे उस आत्मा की ओर बढ़ता है, लेकिन वह दुष्ट आत्मा उसी पर हमला करने वाली होती है। तभी उसके हाथ पर बना हुआ चिन्ह चमकने लगता है और अगले ही पल वह आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाती है। यह देखकर हरामा हैरान रह जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि मिनाटो कोई साधारण इंसान नहीं है और उसके पास वास्तव में असाधारण शक्तियां हैं। अगली सुबह मिनाटो अपने कमरे में बैठकर अपने पैसों का हिसाब लगा रहा होता है, लेकिन जब वह अपनी बचत देखता है तो हैरान रह जाता है। उसके लगभग सारे पैसे खत्म हो चुके होते हैं और बैंक खाते में भी बहुत कम रकम बची होती है। तभी उसे याद आता है कि हरामा से मिले पैसे भी वह पहले ही उन आत्मिक साथियों और जीवों के खाने पीने पर खर्च कर चुका है। उन सब की भूख इतनी ज्यादा होती है कि मानो वे कई सालों से भूखे हों। जब खाना खत्म हो जाता है तो सभी आत्मिक साथी मिनाटो का धन्यवाद करते हैं। उन्हें भी एहसास होता है कि यह सब खाना काफी महंगा रहा होगा, फिर भी मिनाटो उन्हें खाने से नहीं रोकता। वह मुस्कुराकर कहता है जितना मन हो उतना खाओ। इसी दौरान वह देखता है कि यामागामी भी बड़े मजे से खाना खा रहा है। मिनाटो सोचता है कि उसका खर्च पहले ही बहुत बढ़ चुका है। वह कुछ देर के लिए सस्ता खाना खरीदने का विचार करता है, लेकिन फिर उसे छोड़ देता है। असल समस्या यह होती है कि अब उसके पास लगभग कोई पैसा नहीं बचा है, इसलिए वह एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढने निकल पड़ता है। वह कई कैफे और रेस्तरां में जाता है, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगती है। कहीं नौकरी नहीं मिलती और जहां मौका मिलता भी है वहां मिलने वाली तनख्वाह बहुत कम होती है। वह सोचता है कि इतनी कम कमाई से तो उन आत्मिक साथियों का एक दिन का खर्च भी पूरा नहीं होगा। उसी दौरान उसकी नजर एक लॉटरी की दुकान पर पड़ती है। उसके पास जितने थोड़े पैसे बचे होते हैं उनसे वह एक लॉटरी टिकट खरीद लेता है और फिर चमत्कार हो जाता है। कुछ ही समय बाद पता चलता है कि उसने लॉटरी का ग्रैंड प्राइज जीत लिया है। यह खबर सुनकर मिनाटो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसे बधाई देने लगते हैं। इनाम में उसे 1,00,000 येन मिलते हैं। अब वह न सिर्फ अपने आत्मिक साथियों का खर्च उठा सकता है, बल्कि कई महीनों तक घर का किराया भी आराम से दे सकता है। मिनाटो बहुत खुश हो जाता है और जश्न मनाने के लिए कुछ महंगा सामान खरीदने एक दुकान में जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह एक और अजीब बात देखता है। दुकान के सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जब वह कारण पूछता है तो एक कर्मचारी बताता है कि उस दिन दुकान की सालगिरह है और मिनाटो उनका भाग्यशाली ग्राहक निकला है, इसलिए उसे महंगे खाने के सामान के साथ कई उपहार भी मुफ्त में दिए जाते हैं। इतना सब लेकर वह वापस घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह यामागामी से पूछता है कि कहीं इन सारी अच्छी घटनाओं के पीछे उसका हाथ तो नहीं है। यामागामी मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है और सामने की ओर इशारा करता है। वहाँ एक छोटा सा कछुआ बैठा होता है। मिनाटो उसे देखकर
सुनकर हैरान रह जाता है और पूछता है, क्या सचमुच मेरी किस्मत के पीछे यही है? तब यामागामी उस कछुए के बारे में बताता है। वो कहता है कि यह कोई साधारण कछुआ नहीं है, ये दुनिया के 4 पवित्र दिव्य जीवों में से एक है जिन्हें शुभ भाग्य लाने वाला माना जाता है। इनका काम लोगों के जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लाना होता है। ये सुनकर मिनाटो और भी उलझन में पड़ जाता है। वह पूछता है कि आखिर उसके घर में इतने सारे दिव्य जीव क्यों आ रहे हैं? यामागामी उसे बताता है कि यह कछुआ उसका एहसानमंद है, क्योंकि अतीत में मिनाटो ने अनजाने में उसकी मदद की थी। मिनाटो को ऐसी कोई घटना याद नहीं आती, इसलिए यामागामी उसे पुरानी बातें याद दिलाने लगता है। दोनों अब भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी मिनाटो के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ बहुत उत्साहित होती है। वह कहती है, बेटा क्या तुमने आज सुबह किसी लॉटरी में हिस्सा लिया था? तुम्हें पता है तुमने उसमें बहुत बड़ा इनाम जीत लिया है। यह सुनकर मिनाटो एक बार फिर हैरान रह जाता है और उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसकी किस्मत अचानक इतनी अच्छी क्यों हो गई है। अब मिनाटो को समझ आ जाता है कि यह छोटा कछुआ जिसका नाम रेकी है असल में सौभाग्य लाने वाला एक दिव्य प्राणी है। उसके घर में आने के बाद से ही सारी अच्छी किस्मत लगातार मिनाटो के पक्ष में जा रही थी। ये बात समझते ही मिनाटो तुरंत रेकी के सामने झुक जाता है और मजाकिया अंदाज में कहता है, प्रभु आपकी लीला अपार है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी असली शक्ति को पहचान नहीं पाया था। यामागामी हंसते हुए बताता है कि रेकी को मिनाटो का व्यवहार बहुत पसंद आया है और वह यहीं रहना चाहता है। हालांकि अंतिम फैसला मिनाटो का ही होगा। मिनाटो बिना देर किए इसकी अनुमति दे देता है और खुशी खुशी रेकी को अपने घर में रहने की इजाजत दे देता है। कुछ देर बाद रेकी एक ही घूंट में पूरा पेय खत्म कर देता है। उसे उसका स्वाद इतना पसंद आता है कि वह बदले में मिनाटो को एक उपहार देता है। उस उपहार में कुछ विशेष बीज होते हैं। मिनाटो उन बीजों को अपने बगीचे में बो देता है, लेकिन यामागामी पहले ही उसे चेतावनी देता है कि ये कोई साधारण बीज नहीं है। इनसे उगने वाले पौधे और फूल असाधारण रूप से बड़े होते हैं। शाम को मिनाटो सभी के लिए महंगी और स्वादिष्ट कुकीज लेकर आता है। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और उसके सामने 2 नई आत्माएं प्रकट होती हैं। उनमें से एक का नाम फ्यूजन और दूसरे का नाम राइजन होता है। दोनों मुस्कुराकर पूछते हैं, क्या हम भी ये कुकीज खा सकते हैं? थोड़ी ही देर में मिनाटो को समझ आ जाता है कि ये दोनों साधारण आत्माएं नहीं बल्कि हवा और बिजली के देवता हैं। उन्हें नाराज न करने के लिए मिनाटो तुरंत दोनों को कुकीज परोस देता है। तभी फ्यूजन और राइजन की नजर यामागामी पर पड़ती है। वे हैरानी से कहते हैं, अरे यामागामी तुम अभी तक जिंदा हो? इसी बीच एक छोटा आत्मिक प्राणी आगे आता है और गर्व से कहता है, वैसे भी हम तुम्हें अपने हिस्से की कुकीज दे रहे हैं। फिर वह दोनों देवताओं से पूछता है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। फ्यूजन और राइजन जवाब देते हैं, हमने सुना है कि धरती पर यहाँ रोज शानदार दावत होती है और बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है, इसलिए हम भी यहाँ चले आए। इसी दौरान दोनों देवताओं की नजर रेकी पर पड़ती है, जो आराम से बैठकर अपना पेय पी रहा होता है। वे तुरंत मिनाटो से कहते हैं, हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही ठंडा पेय लेकर आओ। खाना पीना शुरू होते ही दोनों देवता बेहद खुश हो जाते हैं। कुछ समय बाद फ्यूजन खड़ा होता है और मिनाटो के सामने एक खास प्रस्ताव रखता है। वह कहता है, तुमने हमारी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है, इसके बदले मैं तुम्हें अपनी शक्ति का एक हिस्सा देना चाहता हूँ। इतना कहते ही मिनाटो के चारों ओर हवा का एक चक्र घूमने लगता है। फ्यूजन समझाता है कि यह हवा की शक्ति है और अब मिनाटो भी इसका उपयोग कर सकता है। मिनाटो सोच में पड़ जाता है कि वह ऐसी शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेगा। तब यामागामी और बाकी आत्माएं उसे समझाती हैं कि हवा को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बस उसकी लय के साथ बहो और उसे महसूस करो। मिनाटो उनकी बात मानकर ध्यान लगाता है। अगले ही पल उसके हाथों से एक हल्की और कोमल हवा निकलती है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि मिनाटो ने पहली बार सफलतापूर्वक हवा की शक्ति का उपयोग कर लिया था। उधर हरामा लगातार दुष्ट आत्माओं से लड़ रहा होता है। जब वह मिनाटो द्वारा बनाए गए एक विशेष चिन्ह का इस्तेमाल एक दुष्ट आत्मा पर करता है तो वह आत्मा तुरंत नष्ट हो जाती है, लेकिन साथ ही वह चिन्ह भी फीका पड़ जाता है। हरामा समझ जाता है कि इन शक्तिशाली ताबीजों की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसी दौरान उसका एक शिष्य इचिगो एक खतरनाक दुष्ट आत्मा के हमले में फंस जाता है। वह आत्मा उसे मारने ही वाली होती है। डर के मारे इचिगो अपने साथियों से मदद मांगता है, लेकिन समय पर कोई उसकी सहायता नहीं कर पाता। तभी अचानक हरामा वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में मिनाटो द्वारा दिया गया एक विशेष कागज होता है। जैसे ही वह उस कागज को आत्मा पर लगाता है, वह दुष्ट आत्मा तुरंत नष्ट हो जाती है। खतरा टलने के बाद हरामा उस लड़की से पूछता है कि क्या वह ठीक है। लड़की उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि उसने उसकी जान बचा ली। इचिगो राहत की सांस लेता है और भावुक होकर उस लड़की को डांटते हुए कहता है कि उसे अपनी सुरक्षा का अधिक ध्यान रखना चाहिए। इधर मिनाटो अपने घर पर आराम कर रहा होता है। अचानक वह ध्यान देता है कि बारिश रुक चुकी है। यामागामी उसे बताता है कि बारिश तो काफी पहले ही बंद हो गई थी। फिर वह एक और चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है कि जिस जगह पर मिनाटो खड़ा है वह अब एक विशेष दिव्य क्षेत्र में बदल चुकी है, जहाँ सामान्य नियम पूरी तरह लागू नहीं होते। यह सुनते ही मिनाटो को अचानक उन बीजों की याद आती है जो उसने बगीचे में बोए थे। वह तुरंत बाहर भागता है और जो दृश्य देखता है उसे देखकर स्तब्ध रह जाता है। जो बीज उसने कल ही लगाए थे वे अब एक विशाल पेड़ में बदल चुके थे। मिनाटो हैरानी से उस पेड़ को देखता रहता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि एक ही रात में कोई पेड़ इतना बड़ा कैसे हो सकता है। तभी यामागामी मिनाटो को बताता है कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये एक पवित्र और दिव्य वृक्ष है जिसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत अधिक है। ये सुनकर मिनाटो काफी खुश हो जाता है और कहता है, लगता है मुझे इसके लिए पानी लेकर आना चाहिए। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मिनाटो पूरी ट्रैकिंग की तैयारी कर चुका है। उसके पास ट्रैकिंग के जूते, रस्सियां, जैकेट और बाकी जरूरी सामान होता है। वह एक पहाड़ पर चढ़ने जा रहा होता है।
है। ये वही पहाड़ होता है जहाँ से यामागामी आया था। लेकिन जैसे ही यामागामी यह सुनता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह मिनाटो को चेतावनी देता है कि वह कोई साधारण पहाड़ नहीं है और न ही कोई पर्यटन स्थल। वहाँ जाना काफी खतरनाक हो सकता है, मगर मिनाटो उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। वह आत्मविश्वास से कहता है कि उसके पास सारी जरूरी तैयारी है और वह बिना किसी परेशानी के वहाँ जा सकता है। आखिरकार यामागामी मान जाता है, लेकिन सुरक्षा के लिए अपनी कुछ छोटी आत्माओं को मिनाटो के साथ भेज देता है ताकि वे उसकी देखभाल कर सकें। कुछ समय बाद मिनाटो पहाड़ पर चढ़ाई कर रहा होता है। ट्रेकिंग करते करते उसकी हालत खराब हो जाती है और वह सोचने लगता है कि शायद यह फैसला गलत था। उसे महसूस होता है कि केवल व्यायाम के लिए इतना कठिन पहाड़ चुनना ठीक नहीं था। इसी दौरान उसे पहाड़ पर एक पुराना मंदिर दिखाई देता है। मिनाटो सोचता है कि उसे मंदिर की सफाई कर देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ आई छोटी आत्माएं उसे रोकने की कोशिश करती है। उनका कहना होता है कि मंदिर को छेड़ना जरूरी नहीं है। फिर भी मिनाटो सबको साथ लगाकर सफाई शुरू कर देता है। थोड़ी देर में वे सब मिलकर पूरे मंदिर को अच्छी तरह साफ कर देते हैं। काम पूरा होने के बाद सभी बैठकर खाना खाने लगते हैं ताकि उनकी ऊर्जा वापस आ सके। तभी अचानक उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही सभी छोटी आत्माएं आवाज की दिशा में दौड़ पड़ती हैं। मिनाटो भी अपनी थकान भूलकर उनके पीछे भागता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि एक बेहद खतरनाक दुष्ट आत्मा सामने खड़ी है। मिनाटो अपनी जेब से कई जादुई कागज निकालता है और आत्मा के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्ति के कारण वह उसके करीब नहीं पहुंच पाता। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। वह फ्यूजन से मिली हवा की शक्ति का उपयोग करता है और अपने जादुई कागजों को गोलियों की तरह तेजी से दुष्ट आत्मा की ओर भेज देता है। यह योजना सफल हो जाती है। जैसे ही वे कागज आत्मा से टकराते हैं, वह तुरंत नष्ट हो जाती है और उसके खत्म होते ही एक चमकदार ऊर्जा गोला नीचे गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, पास ही एक सुनहरी आत्मा दिखाई देती है और वह तेजी से वहां से भाग जाती है। इसके बाद मिनाटो वापस घर लौटता है और यामागामी को पहाड़ पर हुई सारी घटनाएं विस्तार से बताता है। बात करते करते उसकी नजर फिर से उस पवित्र वृक्ष पर जाती है। अब वह पहले से भी तेजी से बढ़ रहा होता है। इसी दौरान छोटी आत्माएं एक नए दिव्य प्राणी को लेकर आती है। वह एक चमकदार और बेहद सुंदर ड्रैगन होता है जो देखने में बहुत ही अद्भुत लगा है। मिनाटो उसे देखकर हैरान रह जाता है और समझ नहीं पाता कि यह ड्रैगन यहाँ क्या कर रहा है। तभी उसे पता चलता है कि उस ड्रैगन का नाम ओरयू है। ओरयू सीधे पवित्र वृक्ष के पास जाता है और वहाँ पहुंचकर जोरदार गर्जना करता है। उसकी गर्जना के साथ ही पूरे क्षेत्र में बारिश शुरू हो जाती है। जब बारिश रुकती है तो सभी देखते हैं कि पवित्र वृक्ष पहले से कहीं अधिक बड़ा और चमकदार हो चुका है। इसके बाद ओरयू मिनाटो के सामने एक अजीब सी शर्त रखता है। वह चाहता है कि उसे घर के पास बने तालाब में रहने दिया जाए। मिनाटो उसकी बात मान लेता है, लेकिन कुछ समय बाद एक मजेदार घटना होती है। ओरयू को भी बाकी दिव्य प्राणियों की तरह पेय पदार्थों का स्वाद पसंद आने लगता है और वह एक के बाद एक कई गिलास खाली कर देता है। तब यामागामी मिनाटो को पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि ओरयू वास्तव में मिनाटो का धन्यवाद करने आया है, क्योंकि कुछ समय पहले वह एक दुष्ट आत्मा के हमले का शिकार हो गया था। यामागामी यह भी बताता है कि उस समय हरामा ने उसकी जान बचाई थी। उसी समय हरामा भी वहां पहुंच जाता है। वह अपने एक साथी से चर्चा कर रहा होता है। उसका साथी, जो गंजा आदमी होता है, कहता है कि मिनाटो के बनाए जादुई नोट युद्ध में ज्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत दूर तक फेंका नहीं जा सकता। लेकिन हरामा मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने इस समस्या का हल निकाल लिया है। उसने विशेष जादुई बिजनेस कार्ड बनवाए हैं जिन्हें वह आसानी से दूर तक फेंक सकता है और जिनमें वही शक्तियां मौजूद हैं। गंजा आदमी मजाक करने की कोशिश करता है और खुद को किसी सुपरस्टार की तरह पेश करता है, लेकिन हरामा को उसका मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगता। इसके बाद उस आदमी के चेहरे पर एक रहस्यमयी और खतरनाक मुस्कान दिखाई देती है, मानो वह किसी बड़ी योजना पर काम कर रहा हो। दूसरी ओर मिनाटो अपने घर के आसपास सफाई कर रहा होता है। अब वह अपने नए सीखे हुए हवा के जादू का उपयोग करके पत्तों और कचरे को आसानी से साफ कर लेता है। धीरे धीरे उसकी हवा की शक्ति पहले से अधिक नियंत्रित और शक्तिशाली होती जा रही थी। ये देखकर यामागामी और बाकी सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि उसने बहुत कम समय में अपनी हवा की शक्ति पर शानदार नियंत्रण हासिल कर लिया है। मिनाटो मुस्कुराकर सबका धन्यवाद करता है और कहता है, मैंने आज जो कुछ भी सीखा है वह आप सबकी वजह से ही संभव हुआ है। फ्यूजन और राइजन उससे कहते हैं कि उसे अभी और भी मेहनत करनी होगी। राइजन तो उसे अपनी कुछ अतिरिक्त शक्तियां देने की पेशकश भी करता है, लेकिन मिनाटो विनम्रता से मना कर देता है और कहता है कि फिलहाल उसकी मौजूदा शक्तियां ही उसके लिए काफी हैं। उधर छोटी आत्माएं भी अपनी विशेष ट्रेनिंग में व्यस्त थीं। वे अपने मानसिक साहस और आत्मविश्वास को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थीं। जब उनका सामना पहले उस खतरनाक दुष्ट आत्मा से हुआ था, तब वे कुछ खास नहीं कर पाई थीं। इसलिए अब वे पहले से अधिक शक्तिशाली बनना चाहती थीं। ट्रेनिंग के बाद मिनाटो सभी के लिए उबले हुए शकरकंद तैयार करता है। सभी आत्माएं आराम से बैठकर उनका आनंद लेने लगती हैं। मिनाटो फ्यूजन और राइजन को भी खाने के लिए आमंत्रित करता है। दोनों कहते हैं कि वे भी ऐसा खाना बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही वे कोशिश करते हैं, पूरा खाना खराब कर देते हैं। यह देखकर सभी हंसने लगे हैं। कुछ समय बाद किरण भी दुनिया का भ्रमण करके वहां पहुंचता है। वह अपने साथ कई दुर्लभ फल लेकर आता है। मिनाटो उसका स्वागत करता है और उसे भी शकरकंद खाने का निमंत्रण देता है, लेकिन किरण विनम्रता से मना कर देता है। उसे मजाक में डर लगता है कि कहीं अगली बार उसे भी पकाकर न परोस दिया जाए। यामागामी हंसते हुए मिनाटो को बताता है कि किरण को विशेष प्रकार के फल पसंद हैं, इसलिए अगली बार उसके लिए वही फल लाने चाहिए। मिनाटो तुरंत हामी भर देता है। कुछ समय बाद हरामा वहां पहुंचता है, लेकिन इस बार वह काफी थका हुआ और तनावग्रस्त दिखाई देता है। मिनाटो उसे अंदर ले जाता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। हरामा बताता है कि उसे एक बेहद खतरनाक मामले का सामना करना पड़ा है। एक स्थान पर बहुत सारी गुड़ियाएं रखी हुई थीं। वहां एक व्यक्ति किसी रहस्यमय अनुष्ठान के लिए गया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। उस घटना के बाद उन गुड़ियाओं में से
एक अत्यंत शक्तिशाली दुष्ट आत्मा में बदल गई। अब स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यह सुनकर मिनाटो को हैरानी होती है कि हरामा उसकी मदद लेने क्यों आया है। तब हरामा उसे समझाता है कि वह स्थान सामान्य दुनिया से अलग है, वह बिल्कुल उसी तरह एक अलग आयाम में मौजूद है जैसे मिनाटो का जादुई बगीचा। हरामा का मानना था कि यदि मिनाटो उस विशेष बगीचे में रह सकता है और पवित्र प्राणियों को देख सकता है तो शायद वह उस दूसरी दुनिया में भी प्रवेश कर सकता है। यह सुनते ही यामागामी नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि हरामा मिनाटो को एक बहुत खतरनाक मिशन में धकेल रहा है। मिनाटो उसे शांत करता है और पूछता है कि क्या वह अपनी शक्तियों की मदद से उस दूसरी दुनिया तक पहुंच सकता है। तभी छोटी आत्माएं वहां आ जाती हैं। वे गर्व से बताती हैं कि उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब वे मिनाटो के साथ जाने के लिए तैयार हैं। यह देखकर यामागामी भी अपना फैसला बदल देता है और आखिरकार मिनाटो को जाने की अनुमति दे देता है। अगले दिन मिनाटो छोटी आत्माओं को साथ लेकर यात्रा पर निकल पड़ता है। रास्ते में आत्माओं की नजर पैनकेक पर पड़ती है और वे उसे खाने की जिद करने लगती हैं। मिनाटो उनकी बात मान लेता है और सभी आराम से बैठकर पैनकेक का आनंद लेते हैं। खाना खाते समय उन्हें एक कौवा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वह उन्हें किसी खास जगह की ओर ले जा रहा है। मिनाटो और उसकी टोली उस कौवे का पीछा करते हुए एक रहस्यमयी स्थान तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर मिनाटो तुरंत महसूस कर लेता है कि आसपास बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। वह तुरंत हरामा को फोन करता है और बताता है कि वह मुख्य द्वार तक पहुंच चुका है। हरामा जवाब देता है कि वह भी वहां मौजूद है लेकिन दूसरी तरफ से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। वह मिनाटो को चेतावनी देता है कि उस जगह की अंधेरी ऊर्जा बेहद शक्तिशाली है। हरामा उससे कहता है कि उसे अपनी शक्तियों का जरूरत से ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए और यदि उसे कोई खतरा महसूस हो तो तुरंत वहां से वापस लौट जाना चाहिए। जैसे ही मिनाटो उस विशाल दरवाजे पर हाथ रखता है, कोई रहस्यमयी शक्ति उसे पीछे धक्का दे देती है। छोटी आत्माएं उसे बताती हैं कि दरवाजे के दूसरी ओर एक अलग दुनिया मौजूद है और वहां पहुंचने के लिए उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। काफी प्रयास के बाद वे अंततः उस दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन अंदर पहुंचते ही उन पर अचानक बहुत सारी शापित गुड़ियाएं हमला कर देती हैं। मिनाटो तुरंत अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करता है। छोटी आत्माएं भी उसके साथ मिलकर लड़ाई में हिस्सा लेती हैं। सभी मिलकर उन खतरनाक गुड़ियाओं का सामना करना शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। तभी वे सभी मिलकर उन खतरनाक गुड़ियाओं को नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल वहां एक और गुड़िया प्रकट होती है जो पिछली सभी गुड़ियाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। मिनाटो उस पर कई तिलिस्मानों का इस्तेमाल करता है लेकिन उस गुड़िया पर उनका कोई असर नहीं होता। वह इतनी शक्तिशाली होती है कि आसानी से मिनाटो के सारे तिलिस्मान नष्ट कर देती है और अपने लंबे बालों से उसे जकड़ लेती है। मिनाटो बुरी तरह फंस जाता है और मन ही मन यामागामी को याद करने लगता है। उसी समय यामागामी उसकी परेशानी महसूस कर लेता है। वह अपनी शक्ति वहां भेजता है जो छोटी आत्माओं के भीतर पहुंच जाती है। शक्ति मिलते ही वे आत्माएं मजबूत हो जाती हैं और मिलकर मिनाटो को बचा लेती हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद मिनाटो उस गुड़िया को खोजता है। वह जमीन पर गिरी हुई मिलती है। मिनाटो अपनी विशेष लिखावट की शक्ति का उपयोग करता है और उसे शुद्ध कर देता है। अब वह गुड़िया पूरी तरह दुष्ट प्रभाव से मुक्त हो चुकी होती है। इसके बाद मिनाटो छोटी आत्माओं से पूछता है कि अभी जो आवाज सुनाई दी थी वह किसकी थी। वे बताती हैं कि वह आवाज यामागामी की थी। तभी अचानक उन्हें अंदर से किसी के दर्द भरी चीखने की आवाज सुनाई देती है। मिनाटो तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसके सारे तिलिस्मान और लिखे हुए मंत्र समाप्त हो चुके हैं। वह जल्दी से अपना ब्रश निकालता है और नए मंत्र लिखना शुरू करता है लेकिन लगातार शक्ति इस्तेमाल करने की वजह से वह बुरी तरह थक चुका होता है। तभी छोटी आत्माएं उसे एक पत्ता देती हैं और बताती हैं कि यह पवित्र दिव्य वृक्ष का पत्ता है जिसके भीतर बहुत अधिक जादुई ऊर्जा मौजूद है। वे कहती हैं कि वह इस पत्ते का उपयोग कर सकता है। मिनाटो पहले से ही काफी थका हुआ होता है लेकिन फिर भी वह उस पत्ते पर अपना मंत्र लिख देता है। अगले ही पल उसका मंत्र काम कर जाता है और वह दुष्ट आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है। इसके बाद मिनाटो अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन छोटी आत्माएं उसे रोक लेती हैं। वे जानती थीं कि यदि वह समय रहते बाहर नहीं निकला तो उस टूटती हुई दुनिया के साथ उसका भी विनाश हो सकता है। अब पूरा क्षेत्र धीरे धीरे बिखरने और टूटने लगता है। किसी तरह सभी सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। बाद में यामागामी मिनाटो से कहता है अगर तुम लगातार अभ्यास करते रहोगे तो बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। मिनाटो मुस्कुराकर जवाब देता है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। इसके बाद दृश्य बदलता है। हरामा मिनाटो से मिलने आता है और उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है। मिनाटो कहता है कोई बात नहीं, क्या तुम भी हमारे साथ बारबेक्यू में शामिल होना चाहोगे। लेकिन हरामा विनम्रता से मना कर देता है। वह बताता है कि उसके पास अभी भी बहुत काम बाकी है और उसे तुरंत जाना होगा। उधर यामागामी और बाकी सभी आराम से बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी मिनाटो वहां आता है और बताता है कि हरामा उन सब के लिए कुछ मिठाइयां छोड़ गया है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। फूजिन और राइजिन पानी के पास बैठकर मस्ती कर रहे होते हैं और थोड़ी ही देर में बाकी सभी भी वहां आ जाते हैं। मिनाटो सबको साथ बैठकर आनंद लेने के लिए बुलाता है। कुछ समय बाद किरिन भी वहां पहुंचता है। वह अपने साथ एक खास फल लेकर आया होता है लेकिन रिकी को वह फल बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह शिकायत करते हुए कहता है मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ कोई कचरा मत लाया करो। ये सुनकर किरिन नाराज हो जाता है और कहता है यह कचरा नहीं एक दुर्लभ फल है। लगता है तुम्हारी सूंघने और पहचानने की शक्ति कमजोर हो गई है। दोनों की नोकझोंक देखकर बाकी सभी हंसने लगे हैं। उसी दौरान मिनाटो पवित्र दिव्य वृक्ष के पास जाता है और उसका धन्यवाद करता है। तभी एक छोटी आत्मा उसे बुलाती है और बताती है कि वहां रखा जादुई क्रिस्टल चमकने लगा है। सभी का ध्यान उसकी ओर जाता है। अचानक उस क्रिस्टल के भीतर से एक छोटा पक्षी बाहर निकलता है। ये देखकर मिनाटो और बाकी सभी बहुत खुश हो जाते हैं। यामागामी बताता है कि यह उन 4 विशेष आत्माओं में से एक है जो पहले दुष्ट आत्माओं के कब्जे में फंसी हुई थी। अब वह आजाद हो चुकी है। अगले
अगले दृश्य में यामागामी आराम से बैठा बन खा रहा होता है। वहीं वह छोटी चिड़िया बाकी पक्षियों को गाना सिखा रही होती है। सभी पक्षी मिलकर बहुत सुंदर प्रस्तुति देते हैं। एक पक्षी बहुत शर्मीला होता है, लेकिन छोटी चिड़िया उसका हौसला बढ़ाती है और आखिरकार वह भी अच्छी तरह गाने लगता है। मिनाटो और यामागामी यह सब देखकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ सभी दिव्य प्राणी भी आराम से समय बिता रहे होते हैं। फिर दृश्य बदलता है। अब हरामा को दुष्ट आत्माओं से लड़ते हुए दिखाया जाता है। वह एक के बाद एक कई आत्माओं का सामना करता है और एक शक्तिशाली आत्मा को पराजित कर देता है। इसके बाद वह अपने साथियों से पूछता है कि आखिर यहाँ इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। लगातार लड़ाइयों की वजह से हरामा काफी परेशान हो चुका होता है। तभी कसुरागी अपनी आत्मिक शक्तियां बुलाता है और वे मिलकर दुष्ट आत्माओं का सफाया करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दृश्य फिर से मिनाटो की ओर लौटता है। वह अभी अभी एक दुकान से बाहर निकला होता है। तभी उसे महसूस होता है कि आसपास के सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। मिनाटो हैरान होकर चारों ओर देखने लगता है। तभी बहुत सारे पक्षी उसके आसपास आकर बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है मानो वे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलने आए हों। आगे चलते हुए मिनाटो एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसने अपनी 25 मूर्तियों का संग्रह पूरा कर लिया होता है। मिनाटो उसका काम देखकर काफी प्रभावित होता है। उधर यामागामी और छोटी आत्माएं एक नई समस्या पर चर्चा कर रही होती हैं। वे बताती हैं कि उनके आसपास कई रहस्यमयी पोर्टल खुलने लगे हैं और यह घटना सामान्य नहीं लग रही। यामागामी को जब यह पता चलता है कि रहस्यमयी पोर्टलों की संख्या बहुत अधिक है, तो वह तुरंत आसमान की ओर एक लंबी छलांग लगाता है ताकि उन सभी से निपट सके। इसी दौरान मिनाटो अपने घर के काफी करीब पहुंच चुका होता है। तभी वह नोटिस करता है कि उसके आसपास मौजूद सारी चिड़ियां अचानक उड़ गई हैं। उसी समय फूजिन और राइजिन उसके सामने आ जाते हैं। वे उसे चेतावनी देते हैं कि उसे जितनी जल्दी हो सके अपने घर पहुंचना चाहिए। वे बताते हैं कि उसके घर के आसपास कई रहस्यमयी पोर्टल खुल रहे हैं जो इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। बात करते करते उनके ऊपर भी एक पोर्टल प्रकट हो जाता है, लेकिन राइजिन तुरंत अपनी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इसके बाद फ्यूजन और राइजिन मिनाटो को समझाते हैं कि वह लगातार दिव्य प्राणियों के बीच रहता है और उसके पास खुद का एक दिव्य क्षेत्र भी है। इसी वजह से बहुत सी अंधेरी और खतरनाक शक्तियां उसकी ओर आकर्षित हो रही हैं। दूसरी तरफ यामागामी अकेले उन सभी पोर्टलों को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि उनकी संख्या इतनी अधिक है कि वह अकेले सब कुछ संभाल नहीं सकता। इसी बीच चलते चलते मिनाटो एक सुनसान और टूटे हुए मंदिर के पास पहुंच जाता है। तभी उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है जो उसे रुकने के लिए कहती है। मिनाटो पहले तो सोचता है कि शायद उसने गलत सुना है, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के अंदर जाता है, कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर की ओर खींचने लगती है। उस शक्ति का दबाव इतना अधिक होता है कि मिनाटो खुद को रोक नहीं पाता। ये देखकर उसके साथ मौजूद छोटी चिड़िया तुरंत हवा में उड़ती है और एक शक्तिशाली अग्नि फीनिक्स का रूप धारण कर लेती है, लेकिन वह अपनी शक्ति को ज्यादा देर तक नियंत्रित नहीं रख पाती और फिर से अपने छोटे पक्षी वाले रूप में लौट आती है। अगले ही पल वह भी मिनाटो के साथ उस पोर्टल के भीतर खिंच जाती है। उधर यामागामी को अचानक महसूस होता है कि मिनाटो की उपस्थिति पूरी तरह गायब हो गई है। यह एहसास होते ही वह चिंतित हो जाता है। अब दृश्य फिर से मिनाटो की ओर बदलता है। वह खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाता है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। थोड़ा आगे बढ़ने पर वह एक विशाल गुफा में प्रवेश करता है। वह देखता है कि इस दुनिया का वातावरण सामान्य दुनिया से बिल्कुल अलग है। गुफा के अंदर एक रहस्यमयी महिला दर्द से कराह रही होती है। मिनाटो को लगता है कि शायद वही इस पूरे क्षेत्र की निर्माता या संरक्षक है। महिला मिनाटो को देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि वह वहां कैसे पहुंच गया, क्योंकि उसने उसे वहां बुलाया नहीं था। तब मिनाटो उसे पूरी कहानी बताता है कि कैसे वह गलती से एक पोर्टल में खिंचकर यहाँ पहुंच गया। वह यह भी बताता है कि उसकी दुनिया में हाल ही में बहुत सारे अज्ञात पोर्टल खुलने लगे हैं। महिला उसकी बात ध्यान से सुनती है। इसके बाद वह मिनाटो से कहती है कि वह फूजिन से मिली हवा की शक्ति का उपयोग करे और इस गुफा को हवादार बना दे। मिनाटो उत्सुकता से पूछता है कि आखिरी बार इस गुफा में ताजी हवा कब आई थी। महिला जवाब देती है लगभग 1000 साल पहले। यह सुनकर मिनाटो हैरान रह जाता है। फिर महिला अपने जादू का उपयोग करके एक विशेष पोर्टल खोलती है। मिनाटो भी अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और गुफा में पड़े सारे बक्सों और सामान को उस पोर्टल के भीतर भेजने लगा है। उसकी दक्षता देखकर महिला काफी प्रभावित होती है। दूसरी ओर यामागामी और बाकी दिव्य प्राणी लगातार उन रहस्यमयी डोमेन्स और पोर्टलों को नष्ट करने में लगे हुए होते हैं। काफी मेहनत के बाद वे अधिकांश खतरनाक डोमेन्स को समाप्त कर देते हैं। यामागामी कहता है अच्छा हुआ हमने इन्हें संभाल लिया, अब हमें मिनाटो को बचाने पर ध्यान देना होगा। लेकिन तभी आसमान में फिर से नए डोमेन्स और पोर्टल बनने लगते हैं। ये देखकर फ्यूजन और राइजिन तुरंत कार्रवाई शुरू कर देते हैं और एक एक करके उन्हें नष्ट करने लगते हैं। उसी समय यामागामी एक शक्तिशाली गर्जना करता है। उसकी गर्जना इतनी प्रभावशाली होती है कि आसमान में बन रहे कई नए डोमेन्स एक ही झटके में टूटकर समाप्त हो जाते हैं। फ्यूजन और राइजिन यह देखकर बेहद प्रभावित हो जाते हैं। उधर मिनाटो लगातार मेहनत करके उस रहस्यमयी महिला की पूरी गुफा को साफ कर चुका होता है। कुछ समय बाद जब महिला आराम करके जागती है तो वह हैरान रह जाती है। गुफा अब पहले से बिल्कुल अलग दिख रही थी। सदियों से धूल और अव्यवस्था से भरी वह जगह अब चमक रही थी। महिला यह देखकर बेहद खुश होती है और पहली बार मिनाटो की क्षमताओं से सचमुच प्रभावित हो जाती है। लेकिन उस गुफा की सफाई के बाद भी उस देवी को ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ कहीं न कहीं घुटन अभी भी बाकी है। ये सुनते ही मिनाटो अपने साथ लाए हुए कुछ पत्ते निकालता है। वह बताता है कि ये पत्ते उसके बगीचे में मौजूद पवित्र दिव्य वृक्ष के हैं। जैसे ही वह उन पत्तों का उपयोग करता है, गुफा की पूरी हवा शुद्ध और ताजा हो जाती है। वहाँ का वातावरण पहले से कहीं अधिक स्वच्छ और आरामदायक महसूस होने लगता है। यह देखकर वह देवी मिनाटो से बहुत प्रभावित हो जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारा धन्यवाद। मिनाटो के जाने से पहले
वह उसे दिव्य वृक्ष का एक पत्ता भेंट करता है। बदले में देवी अपनी विशेष शक्ति का एक हिस्सा मिनाटो के शरीर में स्थानांतरित कर देती है। अचानक मिली इस शक्ति से मिनाटो हैरान रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। तब देवी उसे समझाती है कि उसने उसके भीतर सीलिंग पावर मुद्रांकन शक्ति प्रदान की है। मिनाटो उत्सुकता से पूछता है, लेकिन मैं इससे क्या सील कर सकता हूँ?